प्यारे बच्चों, जुड़ जाइए एडिशन सर के साथ। और आज हम टॉपिक समझेंगे क्लास 12 का सॉलिड स्टेट के बारे में। पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट अर्थात स्टेट ऑफ मैटर्स का एक पार्ट। तो देखो, स्टेट ऑफ मैटर अर्थात मैटर को जब डिफाइन किया गया तो इनके 3 पार्ट्स मिले। तो फर्स्ट जो पार्ट था हमारा सॉलिड था, जिन्हें हम ठोस कहते हैं। फर्स्ट जो पार्ट था हमारा सॉलिड था। सेकेंड जो पार्ट था हमारा लिक्विड था। और थर्ड जो पार्ट था हमारा गैस था। तो देखो, जब डिफाइन किया गया तो सॉलिड लिक्विड गैस, जब तीनों को डिफाइन किया गया तो लिक्विड और गैसियस स्टेज को क्लास 11th में पढ़ना था, जिनके कुछ पार्ट्स आपको आगे मिलेंगे। परंतु यहाँ सॉलिड के बारे में पूरी तरह से क्लास 12th में आपको मिलेंगे। तो बच्चे हमारे साथ जुड़े रहें और मेरे वीडियो को देखते रहें। सॉलिड का मतलब क्या होता था? देखो, जब हम छोटे होते थे तो लोग बताते थे कि सॉलिड का मतलब ठोस, और ठोस वह पदार्थ होता है जो आकार एवं आयतन घेरता है। जो एक मिथ्य है, अर्थात ये कहना सापेक्ष गलत साबित होगा कि हम जिनका आकार एवं आयतन होगा उन्हें हम ठोस कहेंगे, क्योंकि वह किसी का प्रॉपर्टीज है, अर्थात एक गुण है मात्र। जैसे किसी व्यक्ति को देखकर बता देना, अगर मान लो वह व्यक्ति बुरा है तो उसकी एक गुण को देख करके बोल देना कि नहीं, वह व्यक्ति ब्रह्मांड का सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, तो वह आपका एक वहम है। ठीक उसी प्रकार सॉलिड को यह कह देना कि जिनके द्वारा आकार या आयतन घेरे जाते हैं उन्हें हम ठोस कहते हैं। जी, यह एक मिथ्य है, अर्थात बातें गलत बातें हैं। तो सॉलिड को समझेंगे कि सॉलिड दरअसल होता क्या है। सॉलिड मतलब होता है, अर्थात ठोस वह पदार्थ का गुण होता है जिसमें परमाणुएं जो होती हैं अंतर आणविक दूरियां नगण्य के बराबर हो जाती हैं। अर्थात द्रव्य की वह अवस्था होती है जिनमें 2 या 2 से अधिक परमाणु एक दूसरे के निकट आने लगते हैं, अर्थात पूरी तरह से शून्य हो जाते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं ठोस। जिनके अणु ठोस की अपेक्षा अर्थात अंतर आणविक दूरियां नगण्य से प्लस की तरफ चलने लगते हैं या थोड़ी दूर दूर हो जाते हैं, वह आपका होता है लिक्विड अर्थात द्रव अवस्था। तीसरा होता है आपका गैस स्टेज, अर्थात बता सकते हैं कि जिनके कण द्रव की अपेक्षा दूर दूर पाए जाते हैं वह होते हैं गैसियस स्टेज अर्थात गैसीय अवस्था। जैसे हम इसको समझते हैं एक बातों के थ्रू। देखो, जब कोई बच्चा होता है, परिवार में 3 बच्चे हैं और एक सबसे जो बड़ा होता है, उसके कंधे पर उसके पिता जो होते हैं उनके जो हाथ होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वह पिता के हर कामों में साथ देता है। तो वह क्यों साथ देता है? क्योंकि उसको हर लोगों को जोड़कर रखने की क्षमता होती है। तो ठोस भी वही होता है। तो 2 परमाणु एक दूसरे के एकदम पास पास आ जाते हैं, अर्थात इनकी जो ये बीच की दूरी होती है, इन दूरी को अंतर आणविक दूरी कहते हैं, वह शून्य हो जाए तो ही सॉलिड स्टेट कहा जाता है। अब इनकी अपेक्षा इनके अणु दूर होते हैं और इनकी अपेक्षा इनकी अणु दूर होते हैं। तो हमें तो केवल सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है, ठोस के ही बारे में जिक्र करेंगे। जब हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज देखे तो पता चला कि नहीं, ठोस के कुछ गुण होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या थी कि यह स्थान घेरता था। ठोस जो होते हैं कुछ जगह घेरते हैं, जिनके कारण इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि ठोस स्थान घेरता है।
ठोसों में क्या होते हैं, स्थान घेरने की क्षमता होती है। ठोस स्थान घेरते हैं। और दूसरा इनकी प्रॉपर्टीज थी, इनका कुछ न कुछ फिक्स वेट होता है, अर्थात यह स्थान और आयतन दोनों के साथ चलता है। इनमें आयतन क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। इनका आयतन निश्चित होता है। अब ठोस की जो नेक्स्ट गुण है, तो ठोसों में याद रखिएगा, ठोसों में जब डिफाइन किया गया तो पता चला कि कुछ ठोस जो होते थे तो देखने में शार्प होते थे, अर्थात हार्डनेस की गुण थी इसमें, अर्थात वो कड़े दिखने में लगते थे परंतु वह कड़े होते नहीं। तो ठोसों के कुछ गुणों को देखते हुए ठोस का भी वर्गीकरण कर दिया गया। तो फर्स्ट जब ठोस को बांटा गया था तो उनको बोला गया क्रिस्टलाइन, और सेकेंड जो सॉलिड का पार्ट था उसको बोला गया था एमोर्फस। फर्स्ट क्रिस्टलाइन, सेकेंड एमोर्फस। क्रिस्टलाइन को क्रिस्टलीय ठोस बोला जाता है और एमोर्फस को अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है क्रिस्टलीय ठोस, एमोर्फस का मतलब होता है अक्रिस्टलीय ठोस। देखो क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टलीय ठोस वैसे ठोस होते थे जो वास्तविक रूप से ठोस था। क्रिस्टलाइन ठोस वैसे ठोस होते थे जो पूर्ण रूप से वास्तविक रूप से ठोस था। जैसे कैल्शियम से ही बना हुआ दो पदार्थ ले लेते हैं, एक चूना पत्थर और एक खड़िया, जिसको आप चौक बोलते हैं इंग्लिश में। तो एक चूना ले लीजिए पत्थर और सेकेंड ले लीजिए चौक। अब दोनों में देखो अंतर क्या होता है, दोनों तो भाई कैल्शियम से मिलकर बना है। अब दोनों में फर्क क्या था कि चूना पत्थर को आप तोड़ते हैं तो वह जल्दी नहीं टूटता है, जबकि चौक को अगर पकड़ के तोड़ते हैं तो यह तुरंत टूट जाता है। जबकि दोनों एक ही मटेरियल अर्थात कैल्शियम से ही मिलकर बना है। तो देखा गया कि जब दोनों जबकि ठोस हैं लेकिन एक तुरंत टूट जाता है जबकि एक थोड़ी देर से टूटता है या नहीं भी टूटता है। तो वहीं क्या कहा गया कि एक को क्रिस्टलाइन और एक को एमोर्फस कर दिया गया, इन्हीं प्रॉपर्टीज को देखते हुए। अब क्रिस्टलाइन किसे कहते हैं, एमोर्फस किसे कहते हैं, तो समझिएगा इन बातों को। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि वैसे ठोस जिनके अणु एक नियम के अनुसार, एक कहा जा सकता है कि एक उनकी सीरीज होती है, सीरीज के अनुसार रखी जाती है। जैसे में आप देख सकते हैं कि एक गोले के बाद एक एक गोले लगातार, यानी एक एक परमाणु लगातार रख दिए गए हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो थी एक नियमित व्यवस्था थी जिनके कारण इनको क्रिस्टलीय कहा गया। अब इनको तोड़ना असंभव था। इनको तोड़ने के लिए उच्च ताप एवं उच्च दाब की जरूरत होती है। जैसे एक परिवार में बहुत सारे लोग हैं, सब लोग एक दूसरे से मिल मिला के चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हो, तो उनमें विभेद करना, उनमें अंतर डालना असंभव है। जबकि अक्रिस्टलीय जो ठोस था, इनके अणु जो थे लघु छोटी परास में थे और ये अनियमित व्यवस्था में पाए जाते थे। इनकी जो व्यवस्था थी अनियमित थी और इनके जो परास थे वो लघु थे। देखो क्रिस्टलीय ठोसों को हम भिन्न भिन्न अगर दिशा से देखते थे तो इनकी जो देखने की दिशा होती थी अलग अलग होती थी। जैसे आप एक बोर्ड ले सकते हैं, छोटा सा बोर्ड को आप इस साइड से देखिएगा कुछ मेजरमेंट अलग दिखेगा, इधर से देखेंगे अलग दिखेगा, इधर से देखेंगे अलग। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से देखे 2 दिखा, यहाँ से देखे तो कितना दिखा, 1 2 3 4 5 6। ऊपर से देखोगे, इधर सामने से देखोगे तो 6 दिखा,
इधर से देखोगे तो एक दिखेगा, ऐसे तिरछा देखे तो दो दिखेगा। मतलब क्या है कि भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर हमें ये भिन्न भिन्न दिखाई देता है। अर्थात क्रिस्टलीय ठोस जो होता है विषमदैशिक प्रवृत्ति के होते हैं। कौन सी प्रवृत्ति? विषमदैशिक। इनकी प्रवृत्ति जो होती है विषमदैशिक प्रवृत्ति होती है, लेकिन इनकी जो प्रवृत्ति होती है समदैशिक होती है। अब समझा रहे हैं कि समदैशिक और विषमदैशिक क्या होता है। हम स्कूल में प्रेयर की लाइन देखते हैं, फर्स्ट क्लास की लाइन, सेकेंड क्लास की लाइन, थर्ड क्लास की लाइन, ऐसी सारी क्लासों की लाइन लगी होती है। जब प्रेयर होता है तब की बात हो रही है, तो उसमें ये बताना कि क्लास 2 की लाइन कहां पे खड़ी है, तो हम बता सकते हैं कि ये जो लाइन है क्लास 1 उधर अगर है तो उसके जस्ट बाजू में क्लास 2 की लाइन होगी, ऐसे बता सकते हैं। परंतु अगर वही सारे बच्चे जैसे ही निकले बाहर लंच के समय, तो आप देखोगे कि वो सारे बच्चे एक दूसरे में आकर के मिल जाते हैं। जो लाइन बहुत बड़ी दिख रही थी, जिनकी एक पैरेलल सीरीज थी, वो लाइन क्या हो जाएगी, कुछ ही जगहों में आके सीमित हो जाएंगी, फील्ड में आके बच्चे सब खेलने लगेंगे। तो वो जो होंगे समदैशिक, मतलब कि कहने का मतलब सभी लोग अब समान दिखेंगे, न तो उसमें 1 का बच्चा दिखने वाला है, न तो 2 का। यानी देखकर हम ये नहीं बता सकते कि किधर से किस क्लास का बच्चा खड़ा है। तो इनकी जो दैशिकता होती है, देखने की जो दिशा होती है समान होती है, सबको एक नजर से देखा जाएगा वहां पे, इसीलिए बोला गया कि उनकी जो दिशाएं होती हैं समदैशिक होती है। इनके अणु पास पास होते हैं, याद रखिएगा, इनके अणु पास पास होते हैं, तो इनका क्वथनांक और गलनांक जो होता है हाई होता है। अर्थात मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की जो बात होती है, तो इनकी उच्च होती है, इनको जल्दी तोड़ा नहीं जा सकता, जल्दी गर्म नहीं किया जा सकता, और न ही जल्दी पिघलाया जा सकता है। तो इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में ये सारे होते हैं, परंतु ये जो होते हैं इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है इनकी अपेक्षा कम होती है। जैसे इसमें हम कह दें आयरन का बना रॉड, लोहा से बना हुआ कोई रॉड। अब हम यहां पे समझते हैं, एक लोहा का रॉड लेते हैं, एक प्लास्टिक लेते हैं, या आप रबड़ ले सकते हो। दोनों में अंतर हम समझा रहे हैं, अभी बहुत सारे अंतर हैं इसमें। देखो, लोहा को आप गर्म करोगे, प्लास्टिक के रॉड को गर्म करोगे, दोनों का रॉड लेकर के आप गर्म करो, देखोगे कि ये जल्दी पिघल जाता है, जबकि इसको पिघलाने में बहुत समय और बहुत टेम्परेचर की जरूरत है। ये एक निश्चित ताप पे पिघलना प्रारंभ करता है और एक निश्चित ताप पे ही जमना प्रारंभ करता है। परंतु यह जो होता है अक्रिय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, यह जो होता है धीरे धीरे ताप पर पिघलता है और धीरे धीरे ताप पे फिर ठोस होता है। इसकी प्रॉपर्टीज ये होती है। नेक्स्ट जो बातें होती हैं इसमें, क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, ये क्रिस्टलीय ठोस जो होता है आपको बहुत ज्यादा हार्डनेस पाए जाते हैं, जबकि इसमें हार्डनेस का गुण उतना नहीं होता है। जैसे अगर इनको काटा जाए तो इनका सतह जो होता है वह चिकना मिलता है। सतह कैसा मिलता है? चिकना। क्रिस्टलीय ठोस को अगर हम किसी धारदार हथियार से काटते हैं तो इनके सतह चिकने मिलते हैं। या अर्थात आप लोहा को काट के देखिए, स्टील को काटिए तो आपको सतह कैसा मिलने वाला है? चिकना मिलेगा। जबकि इनका सरफेस होगा काटने पर प्लेन न मिल करके, चिकना न मिलके खुरखुदा मिलता है या खुदरा मिलता है। इनकी सतह चिकनी होती है जबकि इनकी सतह खुदरी होती है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि क्रिस्टलीय क्या होता है, अक्रिस्टलीय क्या होता है। देखो, कुछ गुणों को देखते हुए, क्रिस्टलीय के कुछ गुणों को हम देखते हुए क्रिस्टलीय को भी डिफाइन कर दिया गया। इन्हें भी 4 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया। फर्स्ट जो था हम लोग का, उनको बोला गया था धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। धात्विक अर्थात मेटॉलिक,
सेकेंड जो था आयनिक था, सॉरी धात्विक के बाद आणविक था, मोलिक्यूलर सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और थर्ड जो था आपका आयनिक था, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। और चौथा जो था आपका कोवालेंट अर्थात सहसंयोजक या नेटवर्क सॉलिड, सह संयोजक या नेटवर्क ठोस। अब ये चारों को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखो धात्विक ठोस जो था वो ठोस भी क्रिस्टलाइन की ही प्रॉपर्टीज थी, आणविक ठोस थी वो भी क्रिस्टल को ही जन्म दे रही थी, आयनिक जो था वो भी इसको जन्म दे रहा था। अर्थात मतलब ये चारों लोग मिलते थे तो क्रिस्टल या ठोस बनते थे। या तो ये मिल के बनाएगा, या तो ये सब आपस में ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, सब आपस में मिल करके बनाते हैं। अब धात्विक ठोस, तो दरअसल यहां बात ये हो जाती है कि धात्विक ठोस वैसे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण जो होते हैं, मुख्य कण जो होते हैं वह धातु होते हैं। जैसे लोहा से बनी वस्तु Fe धात्विक ठोसों में आता है। आपका स्टील हो गया, हार्न सिल्वर हो गया, जितने भी ये सब जैसे पीतल हो गया, कांसा हो गया, जितने भी धातुओं से मिलकर बनेंगे वो सारे ठोस आपका धात्विक ठोस होंगे। इसका सबसे ज्यादा एग्जाम्पल होगा आपका पीतल, आयरन, स्टील और मतलब कि कहा जा सकता है जितने भी मिक्सर होंगे, दो या दो से अधिक धातु जिससे मिलाकर बनते हैं वो सारे मिक्सर धात्विक ठोस के एग्जाम्पल होंगे। सेकेंड था आणविक ठोस। तो वो आणविक नाम से ही पता चलता है कि दैट्स ए मोलिक्यूलर सॉलिड, मोलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मतलब क्या था मोलिक्यूलर का? तो ये धात्विक था, मेटॉलिक था, मेटलों से मिलकर बना था। ये आणविक है अर्थात मोलिक्यूलर है, तो ये मोलिक्यूलरों से मिलकर बने। बातें को समझिएगा। तो आणविक ठोस वैसे ठोस होते हैं जो किससे मिलकर बने होते हैं? अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अर्थात वैसे ठोस जिनका निर्माण अणुओं से होता है उन्हें हम मोलिक्यूलर सॉलिड या आणविक ठोस कहते हैं। जैसे ओजोन O3 हो गया आपका, सल्फर हो गया ऐसे आपका, नाइट्रोजन N2H2 फिर H2O, ये आपका क्या है? दो या दो से अधिक जब अणु आपस में मिल करके जिन ठोसों का निर्माण करते हैं वह आपकी आणविक ठोस में काउंट किए जाते हैं। अब आयनिक ठोस। आयनिक ठोस वैसे ठोस होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज आयनों से होती है, जिनके अवयवी जो कण होते हैं वो आयन होते हैं। जैसे हम लोग किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो हम कोशिकीय भित्तियों से मिलकर बने हुए व्यक्ति या कह सकते हो कि एक प्रकार से जीव हैं। सभी जीव लगभग कोशिकाओं से ही मिलकर बने हैं। ठीक उसी प्रकार जो क्रिस्टल या जो आपका ठोस आयनों से मिलकर निर्मित होता है, क्रिस्टल या ठोस आयनों से मिलकर बनेगा, उसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। तो इनके मुख्य कण क्या हो जाएंगे? जैसे आपका नमक हो गया, KCl हो गया, PCl5 हो गया, PCl3 हो गया, ये सब क्या है? जो आयनों से मिलकर बना हो। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया तो HCl, PCl3, PCl5, NaCl, ये सब किसका एग्जांपल है? KCl। ये सब जितने भी लवणीय एग्जांपल होंगे सारे के सारे आयनिक ठोस के एग्जांपल होंगे। क्योंकि नमक आप देखे होंगे कि जो नमक होता है सॉलिड फेज में भी रहता है, लिक्विड फेज में भी रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ सॉलिड की बात करें, अब उस सॉलिड के बारे में समझिएगा। अब चौथा जो था सहसंयोजक। स का मतलब होता है साझेदारी, संयोजक का मतलब होता है जुड़ा, साझेदारी से जुड़ा होता है। अर्थात आप और मेरे दो के बीच में जब रिलेशन बनती है तो उसी को बोला जाता है सह साझेदारी। जैसे हम लोग बोलते हैं देहात में समधि, बोलते हैं ना कि समधि,
आप मेरे एक लड़के के पिता हैं, एक लड़की के पिता हैं, तो दोनों एक दूसरे को समधि कहते हैं, यानी हम लोगों के बीच में संबंध हो गया है स्थापित। ठीक वही यहां बात होती है, स का मतलब होता है साथ साथ, संयोजक का मतलब होता है जुड़ करके। जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप जिन विशेष बंधों का निर्माण होता है, बहुत बड़ी क्रिस्टल का निर्माण होता है, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को, सबसे इंपोर्टेंट ये टॉपिक है। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस वैसे ठोस होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप या इलेक्ट्रॉनों के बहुत सारे लेन देन से जो बनते हैं, उन्हें हम नेटवर्क या सहसंयोजक ठोस कहते हैं। इन्हें हम इंग्लिश में कोवैलेंट या नेटवर्क ठोस सॉलिड कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम सॉलिड को डिफाइन किए। तो पूरी सॉलिड स्टेट जो थी इन पर आधारित थी, और इनका एग्जांपल जो था वो क्या था, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन इत्यादि। और भी सारे बहुत सारे एग्जांपल होंगे, क्योंकि ये जितने भी होते थे सबकी जो बनाने की जो क्षमताएं होती थी बहुत भिन्न भिन्न थी। जैसे आप फुलेरिन करेंगे तो फुलेरिन जो था कार्बन के 60 अणुओं से मिलकर बना होता है, जिनकी आकार आप देखेंगे, जिनके आकार जो होते हैं एक वॉलीबॉल के जैसे एकदम दिखता है। पूर्ण रूप से एकदम वॉलीबॉल की संरचना ना देखो और ना फुलेरिन की संरचना देखो, ये कार्बन के 60 अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसका निर्माता खोजकर्ता बकमिंस्टर फुलेरिन। और हीरा की संरचना आप देखोगे तो एक जो होता है परमाणु के मध्य 3 परमाणुओं की साझेदारी के फलस्वरूप ये एक पिरिडीय रूप बनाते हुए अपना संरचना को दर्शाते हुए चलता है। तो इनकी भी एक व्यवधान होती है, और ये भी एक निश्चित पैरेलल रेखाओं में चल करके एक स्ट्रक्चर को निर्धारित करता है और एक पिरिडीय रूप बना देता है, जिसको एक क्रिस्टलीय रूप, सबसे बेस्ट क्रिस्टलीय फॉरवर्ड रूप कहा जाता है इसको। और लास्टो लास्ट आपका ग्रेफाइट का जो संरचना होता है, यह षटकोणीय विमाओं से मिलकर बना हुआ होता है, जो एक क्रिस्टलीय व्यापक रूप होता है। आप ग्रेफाइट को देखेंगे तो ग्रेफाइट आपको रोलिंग टाइप्स का दिखता है। ग्रेफाइट की जो संरचना होती है, आप एक रोलिंग टाइप्स का देखेंगे ग्रेफाइट को, और ग्रेफाइट पूर्ण रूप से एक पिरामिडीय संरचना होती है। ये ऐसे आपको देखने को मिल जाता है। जिस प्रकार से आप पेंसिल को देख सकते हैं कि पेंसिल की जो नील होती है अंदर, जो इसे हम लोग लिखते हैं, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, और वह सीधी एक रॉड होती है जो गोल गोल सरफेस में बनी होती है, जो चिकनी भी होती है, और बताने को कहा जा सकता है इसके अंदर करंट भी फ्लो होता है। ये नॉन कंडक्टर होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करती है। तो इस प्रकार से हम सॉलिड के कुछ पार्ट्स के बारे में जान गए हैं, और सॉलिड के नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज।